हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 एंड 3.3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करके आपको लाइन वाइज 9 स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हम लोग ने अलजेब्रा के भी पहले 3 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन फिगर 3.48 पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये पॉइंट ए दिख रहा है, ये एक्स वाई जेड करके एक एंगल है, उसका एक बाइसेक्टर है, उसके ऊपर ए है। ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, मतलब ये वाला 2 सेंटीमीटर्स है, देन फाइंड ए जेड। तो आपको ये वाला लेंथ फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजी मेथड है कि आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर लें। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है और उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर मतलब वो एंगल के दो इक्वल टुकड़े बनाएगा, ये एक टुकड़ा एंड ये एक टुकड़ा, दोनों इक्वल टुकड़े हैं ना। एंगल बाइसेक्टर आपको पता है क्या है। कोई भी पॉइंट आप ये एंगल बाइसेक्टर पे ले लें, ठीक है, कहीं पे भी ले लें, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस, ये एंगल जो बड़ा एंगल है ना जो बाइसेक्ट हो रहा है, उसके दोनों हाथों से हमेशा इक्वल होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये वाला लाइन लेना है डिस्टेंस में? डिस्टेंस तो ये वाला लाइन भी हो सकता है, डिस्टेंस तो ये वाला लाइन भी हो सकता है। आपको कभी भी कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोला कोई लाइन से, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन से निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो अगर आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया और बोला भाई ये लाइन से डिस्टेंस निकालो, कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट बोला है, ये लाइन का डिस्टेंस नहीं बोला है। अब मुझे बताओ ये लाइन का डिस्टेंस कितना है लाइन से? 0 ना, ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट बना दिया और बोला ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालो ये वाले लाइन से, तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, लेट्स से आपको बोला ये पॉइंट का डिस्टेंस, तो आप ऐसे निकालेंगे ना, अगर आप ये वाला निकालेंगे तो ये वाला लाइन ज़्यादा बड़ा होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा और हमेशा वही पूछा जाएगा आपसे। आप ये निकालेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको ये ही निकालना है। आया समझ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला मतलब परपेंडिकुलर, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, वो पॉइंट का डिस्टेंस दोनों हाथ है ना जो एंगल के आर्म्स, उनसे सेम होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो अगर ये लेंथ आपको दिया है तो ये लेंथ सेम आएगा, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये बोलता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। ये साइड्स है ना, साइड्स नहीं बोलते उसको, आर्म्स बोलते हैं। तो ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, देखो ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से भी ये वाला डिस्टेंस, दोनों इक्वल होंगे। तो आप सीधा बोल सकते हो ए एक्स इक्वल टू ए जेड। क्यों? बिकॉज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा बोलता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन लिख दिया, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? ए जेड। तो सोल्यूशन क्या आएगा? हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, जो मैंने भी आपको प्रॉपर्टी सिखाया एंगल बाइसेक्टर का, वही यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है ए, सिर्फ पॉइंट को देखो, ये सब देखो ही मत, ये लाइन को भी मत देखो, सिर्फ ये पॉइंट को देखो। ये पॉइंट किस पे है? ये पॉइंट ये वाली लाइन पे। ये लाइन क्या है? बाइसेक्टर। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है गिवन, तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने को गिवन डेटा था, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अब अगर पॉइंट ए एंगल बाइसेक्टर पे है तो मैं क्या बोल सकता हूं? पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स और द साइड्स ऑफ द एंगल, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड। क्यों? बिकॉज वो प्रॉपर्टी पता है। तो ये प्रॉपर्टी लिखने के ना 2-3 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बट काफ़ी टीचर्स ये अलाउ नहीं करती हैं। काफ़ी टीचर्स इंसिस्ट करते हैं कि हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट लिखे, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। तो आप या तो ये पूरा रीजन लिखे या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखे, एक बार टीचर को
पूछ लेना, मैं अभी यही लिख के दूंगा ये पूरा रीजन, क्योंकि ये तो कोई भी रॉन्ग नहीं देगा, सारे टीचर्स इसको तो राइट देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया अभी, वो यूज करेंगे। तो मैंने ये पूरा लिखा, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, अगर ये है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AZ इक्वल टू AX, तो यहां पे लिख दिया देयरफॉर AZ इक्वल टू AX। ये कहां से आया, ये वाले रीजन से आया। ठीक है, बट आपको AX कितना दिया हुआ है, AX 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बट AX इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कहां से पता चला, गिवन है। अगर AX 2 सेंटीमीटर है तो AZ का वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर AZ इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। खत्म, यही फाइंड करने बोला था। ओके, देखो AZ ही बोला था ना। पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार। यहां पे सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद कराने के लिए ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बट स्कूल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि इतना छोटू सा है तो ध्यान नहीं देना। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया, मैंने पूरा रीजन लिखा है। काफी लोग सिर्फ इतना लिखते हैं और इधर राइट साइड में लिख देते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपकी टीचर अलाउ करती है तो ये पूरा मत लिखो और सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखो। टीचर को पूछ लेना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है एंगल RST इक्वल टू 56 डिग्रीज। RST ये पूरा एंगल दिया है 56 डिग्रीज। सेगमेंट PT परपेंडिकुलर ST, ये PT और ST के बीच में 90 डिग्री एंगल है। एंड सेगमेंट PR परपेंडिकुलर रे SR, तो PR और SR के बीच में भी 90 डिग्री है। एंड सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT, PR और PT दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उस पर एक सिंगल डैश डाल दो तो समझ जाए कि दोनों इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ RSP। RSP मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इधर देखो ये वाला, ये पूरे का नहीं पूछा है, पूरा तो 56 दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतना सा फाइंड करना है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब किया था उसका एक ही पार्ट किया था, अब हम उसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। पार्ट 1 क्या बोलता था कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। पार्ट 2 क्या बोलता है, अगर डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना ये एंगल बाइसेक्टर है। उल्टा हुआ, समझा ना। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि AX और AZ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर AX और AZ इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, अच्छा इफ AX कॉन्ग्रुएंट टू AZ देन रे YA, क्या है नाम, रे YA इज द एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है भाई, वो है ये पूरे एंगल का XYZ का बाइसेक्टर। ठीक है, ये बोलता है थ्योरम। इक्विडिस्टेंट रहा तो आप ये बोल सकते हैं। आया समझ में। चलो अब ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहां पे गिवन डेटा है कि RST एंगल 56 डिग्री है, ये PT परपेंडिकुलर ST, PR परपेंडिकुलर SR ये भी दिया हुआ है। एंड सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2 देखा। क्या बोलता है पार्ट 2, कि अगर कोई पॉइंट, अब ये लाइन देखो ही मत, ये डॉटेड लाइन को देखना ही नहीं है, इग्नोर करो। अगर कोई पॉइंट आर्म्स जो है वो साइड्स एंगल्स की उससे इक्विडिस्टेंट है, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी सेम, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी सेम। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो फिर ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट है ये वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे। सीधा बोल सकता हूं मैं, तो कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस क्या है, देखो यहां पे PT है ना, तो पहले जो PT वाला पॉइंट दिया था सेगमेंट PT परपेंडिकुलर रे ST एंड सेगमेंट क्या है दूसरा, PR परपेंडिकुलर रे SR। इनफैक्ट ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट उन्होंने गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो गिवन हो गया, ठीक है, ये हो गया गिवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेगमेंट PR
इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT। ये भी गिवन है, यहां से लिया मैंने, देखो सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT। तो मैं बोल सकता हूं by part 2 of the angle bisector theorem, any point equidistant from the sides of an angle lies on the bisector of the angle। equidistant मतलब equal distance, PR और PT equal है, PR और PT equal है, मतलब P equal distance पे है, किससे? sides of the angle से। इसका मतलब ये जो point P है ना, ये किसके ऊपर है? ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ही वो इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore point P lies on the angle bisector of एंगल कौन सा है? देखो TSR। ठीक है, तो या आप ऐसे लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर ऑफ TSR, या आप सीधा बोल सकते हो कि भाई अगर P एंगल बाइसेक्टर पे है तो SP क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR, क्योंकि ये P अगर एंगल बाइसेक्टर पे तो यहां से शुरू हो रहा है ना एंगल बाइसेक्टर, तो वही लिख देते हैं डायरेक्टली। तो यहां पे आ गया therefore SP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। उसने क्या पूछा है हमको? उसने बोला है RSP निकालो। RSP मतलब ये वाला पार्ट। अब अगर SP एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या है? आधे टुकड़े हैं ना ये पूरे एंगल के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? देयरफॉर RSP जो पूछा हुआ है इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये पूरा एंगल, क्या? TSR बोल सकता हूं ना, एंगल बाइसेक्टर है तो उसने पूछा था RSP का वैल्यू निकालो, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एंगल RSP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल TSR। ऐसे ही आएगा ना, एंगल बाइसेक्टर है तो आधे आधे एंगल हो जाएंगे। तो हाफ TSR क्या होगा? TSR का वैल्यू देखो दिया हुआ है, TSR या RST सेम होता है ना, RST या TSR दोनों सेम है, 56 है वैल्यू। तो TSR की जगह पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू हाफ ऑफ, TSR की जगह आएगा 56 डिग्रीज। दोनों 2 में जाता है ना, तो कट करके देखेंगे, कट करो, 2 1 जार 2, यह आ जाएगा 2 2 जार 4, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जार 16, तो क्या आ गया? 28 डिग्री। तो हमको RSP का वैल्यू मिल गया 28 डिग्रीज। तो यहाँ पे नीचे फाइनल आंसर लिखना है तो अलग से लिख दो, RSP इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। हो गया, इजी है ना? आया समझ में? एक बार देख लो पूरा सॉल्यूशन फिर से। ये जो हाईलाइट किया वो मैं इरेज कर रहा हूं। हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया इसमें? ये वाला, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ओके, ये क्या था? पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आया समझ में? वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल PQR PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। उसने वैल्यू निकालने नहीं बोला, उसने क्या बोला? सबसे बड़ा एंगल कौन सा है एंड सबसे छोटा एंगल कौन सा है। वैल्यू कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। और दिया क्या? साइड्स। तो ऐसी एक रेफरेंस के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं, ये साइड्स वाला। तो ये एक फिगर बना लिया रेफरेंस के लिए, ऐसे PQR। सबसे लंबे साइड को नाम दे दिया QR, बिकॉज QR 12 सेंटीमीटर्स है, PQ 10 है, तो यहाँ पे PQ को 10 बना दिया, एंड PR 8 सेंटीमीटर है तो PR को 8 बना दिया। कैसा भी ट्रायंगल बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाया। यहाँ पे देखो गिवन लिख दिया, सेम डेटा। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। अभी इसमें सबसे लंबा साइड कौन सा है? देखो यहाँ पे सबसे लंबा साइड है अपना QR, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यर QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, फिर क्या है दूसरा? PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स एंड PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। ये तो डेटा गिवन है हमको, क्वेश्चन में दिया था। अब QR
सबसे बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर क्यू आर ग्रेटर देन पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। क्यू आर 12 है, 12 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 8 लिख सकते हैं ना। अब एक रूल है, रूल क्या बोलता है कि जितना लंबा साइड होगा ना उसके सामने वाला एंगल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर क्यू आर सबसे बड़ा है ना तो क्यू आर के सामने वाला एंगल, ये जो एंगल है ना इसको क्या नाम देना है, क्यू पी आर देना है। तो क्यू पी आर जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर पी क्यू के सामने देखो, पी क्यू ये रहा, इसके सामने एंगल ये वाला है, तो ये एंगल जो है वो उससे छोटा होगा। फिर पी आर देख लो, पी आर ये रहा, उसके सामने ये वाला एंगल है, ये एंगल सबसे छोटा होगा बिकॉज पी आर सबसे छोटा है। एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं ना, तो 3 एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला। फिर सेकंड बड़ा, वो सेकंड हाईएस्ट साइड के सामने वाला। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला। तो नाम लिख दो, क्यू आर के सामने कौन है, क्यू आर के सामने ये वाला एंगल है क्यू पी आर। तो इधर लिख लिया देयरफॉर एंगल क्यू पी आर। पी क्यू के सामने कौन है, पी क्यू अपना ये रहा, ये वाला एंगल देखो पी आर क्यू। तो यहाँ पे लिख लिया एंगल पी आर क्यू। एंड यहाँ पे पी आर के सामने कौन है, पी आर के सामने ये वाला एंगल है पी क्यू आर। तो वहां पे लिख दिया पी क्यू आर। जो साइन ऊपर साइड्स में थी ये वाली, सेम साइन नीचे आएगी। तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं सेम साइन नीचे डाल रहा हूं, जो इधर था इधर आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया, क्यू पी आर। सबसे स्मॉलेस्ट पी क्यू आर। मेजरमेंट नहीं निकाल सकते लेकिन पता तो चल गया। तो इधर इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि साइड जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने हमेशा सबसे बड़ा एंगल होता है और छोटे के सामने छोटा एंगल होता है। तो कैसे लिखेंगे ये, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अभी उसने क्या पूछा था, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट है एंगल क्यू पी आर और स्मॉलेस्ट है एंगल पी क्यू आर। इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है तो उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल पी क्यू आर इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, तो ऐसे लिख देंगे फाइनल आंसर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू पी आर इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल पी क्यू आर इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये पूरे क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी यूज किया हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज किया, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टेस्ट तरीका ये है, इसलिए मैंने ये रीजन ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ है। ओके, सिंपल था ना। वीडियो पॉज करो और देखो अच्छे से। इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश मत करना क्योंकि इतने कम इंफॉर्मेशन में आप इनका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। उसको चाहिए भी नहीं वैल्यू, उसको सिर्फ ये बताना है कि बड़ा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल कौन सा है। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, इन ट्राइंगल फैन एफ ए एन एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइड दिया था और एंगल पूछा था, इसमें एंगल दिया है और पूछा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा साइड कौन सा है। स्टेट द रीजन, वही रीजन लिखेंगे ना, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो ये खुद से सॉल्व करने को ट्राई करना है क्या, बहुत ईजी है ये। देखो यहाँ पे 2 ही एंगल दिया है, यहाँ पे थर्ड में उन्होंने आपको तीनों साइड दिया था। अब फोर्थ आया तो थोड़ा तो ट्रिकी बनाएगा ना, फोर्थ में उसने 2 ही एंगल दिया है लेकिन तीसरा एंगल जो एंगल एन है वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो एंगल एन आपको इजीली मिल जाएगा ना। एंगल एन निकालना है, फिर तीनों एंगल लेबल कर देना है। एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट सबसे बड़ा साइड होगा, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके ऑपोजिट सबसे छोटा साइड होगा। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से करो जल्दी से। ये करना है वीडियो पॉज, ऐसे मत सोचो नहीं बाद में कर लेंगे प्रैक्टिस, बाद में नहीं होता प्रैक्टिस, अभी ही होगा वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस। चलो कर दो वीडियो पॉज। तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन। गिवन डेटा मैंने लिख लिया, ट्राइंगल एफ एन में एंगल एफ दिया है, एंगल ए दिया है, एक सैंपल ट्राइंगल बना लिया। एक्यूरेट ट्राइंगल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोट्रैक्टर लेके बनाने मत बैठना, उतना टाइम नहीं है अपने पास। लंबा सोल्यूशन देख के भी नहीं डरना है बिकॉज 6 लाइन में तो मैंने सिर्फ एंगल एन निकाला है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना। मैं डायरेक्टली एक ही लाइन में इसके बाद लिख देता 80 + 40, सीधा 120 को उधर भेज के कर देता, वो भी चलेगा लेकिन मत करो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
तो हम लोगों को एंगल एन मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास तीनों एंगल है, एंगल एफ और ए दिया था, एंगल एन हमने कैलकुलेट किया। क्या है देखो, 80 60 से बड़ा होगा और ये 60 ये 40 से बड़ा होगा। करेक्ट नंबर्स है ना। 80 की जगह कौन है, एंगल एफ। 60 की जगह कौन है, एंगल एन। एंड 40 की जगह कौन है, एंगल ए। अब मुझे एंगल पता चल गया कि सबसे बड़ा एंगल कौन है, सबसे छोटा एंगल कौन है। तो एंगल के सामने वाला साइड, एंगल एफ ये रहा, उसके सामने वाला साइड कौन है, ए एन। तो उसके जगह ए एन डाल दिया। देखो एंगल एफ की जगह पे एंगल एन के सामने कौन है, एन के सामने ये वाला एंगल के सामने है ये वाला एफ ए, तो साइड एफ ए लिख दिया। और एंगल ए के सामने कौन है, ये वाला साइड, साइड एफ ए। रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इस बार हमने एंगल यूज करके साइड लिखा ना, इसलिए साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। लास्ट क्वेश्चन में हमने साइड यूज करके एंगल लिखा था, तो एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, जो दिया है वो यूज करेंगे, जो नहीं दिया है वो निकालेंगे। बस उसने पूछा था फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल एफ एन, तो फाइनल आंसर लिख दिया, इन ट्राइंगल एफ एन साइड ए एन इज द ग्रेटेस्ट साइड। एंड ये मत लिखना क्योंकि ये पूछा ही नहीं है, साइड एफ एन इज द स्मॉलेस्ट साइड। ओके, सिंपल था ना। सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, बस डेटा उल्टा दिया था तो इस बार कुछ और हमने प्रूव कर दिया। डन। चलो कॉपी कर लो जल्दी से नोटबुक में, और खुद से आया है तो कमेंट्स में बताओ कि यू सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड यू गॉट इट करेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया है जिसके तीनों साइड इक्वल है, आपको प्रूव क्या करना है कि वो इक्वी एंगुलर है, उसके सारे एंगल्स भी इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और गिवन लिख लेते हैं इसका कि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, आपको प्रूव क्या करना है कि सारे एंगल इक्वल है। चलो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे गिवन और टू प्रूव लिख दिया। गिवन क्या है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मैंने ए बी सी करके एक ट्रायंगल बनाया जो इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब सारे साइड्स इक्वल, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी, या कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वी एंगुलर। प्रूव दैट इट इज इक्वी एंगुलर, मतलब सारे एंगल इक्वल है। ठीक है, इक्वी एंगल्स, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये प्रूव करना है। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता था कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल है एंगल सी, और इसके ऑपोजिट जो एंगल है एंगल बी, ये इक्वल आएंगे। बोलता था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। कहाँ से आया ये, तो गिवन था। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये ए बी है तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है, ये ए सी है तो ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। कहाँ से आया, अच्छा ऐसा कंफ्यूजन है, ए बी के सामने एंगल बी नहीं है एंगल सी है, तो आपको चाहिए तो आप एंगल सी को पहले लिख दो और एंगल बी को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है लेकिन दो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही ना, ए बी और ए सी तो कॉन्ग्रुएंट है ही। ऐसा देखो, ऐसे इमेजिन करो कि ये दिया नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। ठीक है, अब एक काम करो, अब ऐसे इमेजिन करो कि ये नहीं दिया, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो इक्वल साइड्स है, इसके सामने वाला एंगल और यहाँ पे इसके सामने वाला एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि ऑल्सो सेगमेंट, कौन सा है ये, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी, ये भी गिवन है। देयरफॉर ए बी के सामने कौन है, ए बी के सामने है एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू,
और BC के सामने कौन है? BC के सामने देखो ये है BC, BC के सामने है एंगल A। रीजन क्या लिखेंगे? यही जो सेम ऊपर लिखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब देख लो, इसको नंबर दे दो 1 और इसको नंबर दे दो 2। 1 और 2 में देखो यहाँ पे B एंगल C को इक्वल है, A भी एंगल C को इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि एंगल A B C तीनों इक्वल ही होंगे ना, तीनों का वैल्यू सेम ही आएगा। देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। कहाँ से आया रीजन? फ्रॉम 1 एंड 2। यही तो बोला था ना प्रूव करने। उसने क्या बोला था? प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्वी एंगुलर, मतलब ये एंगल तीनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आगे हम लोग? ऐसे लिख देंगे ना, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज इक्वी एंगुलर। तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? अच्छा, यहाँ पे ये साइड दिया हुआ था, वो साइड भी लेबल कर देंगे। तो जैसे ये प्रूव हुआ, हम लोग अपने फेवरेट वर्ड्स लिखेंगे, हेंस कॉमा प्रूव्ड। और यहाँ पे ना मैंने ये इमेजिन करने बोला था कि सोचो ऐसा नहीं दिया तो था ही। ओके, तो हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज किया इसमें और उससे प्रूव किया कि ट्रायंगल कैसा है? इक्वी एंगुलर। ये देख रहे हैं, दोनों लाइन और ये दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम ही है, कुछ नया नहीं किया है अपन, सिर्फ साइड अलग अलग किया है बस। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी से। तो यहाँ हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म होता है। हम लोग ने इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम 2 बार यूज किया और फिर हम लोगों ने प्रूव कर दिया जो प्रूव करना था। डन। 6th क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया है, उसमें एक एंगल है, उसका एक बाइसेक्टर दिया हुआ है और वो क्या बोल रहा है? इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ट्रायंगल ABC में BAC का जो बाइसेक्टर है वो BC को परपेंडिकुलर है। Then triangle ABC is an isosceles triangle. Prove that then triangle ABC is an isosceles triangle. मतलब ये जो if के बाद वाला है वो सब हमको दिया हुआ है और ये हमको प्रूव करना है। Triangle ABC is an isosceles triangle. तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। isosceles triangle ऐसे आ जाएगा, ABC। वो बोल रहा है ये जो एंगल है ना BAC, इसका जो बाइसेक्टर है वो सामने परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे देंगे AD। और ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब दिया है और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसके 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल जो हमने बनाया है इसके 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा काम हो गया। तो ऐसा फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रायंगल ABC बनाया, वो बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल। तो इसका मैं अगर बाइसेक्टर बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, बाइसेक्टर है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। और वो बोल रहा है बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, ये वाले साइड पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको 90 डिग्री बताया और इसको नाम दे देते हैं D। ओके, तो क्या लिख देंगे? AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसका मतलब क्या? ये वाला एंगल BAD बैड एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और AD परपेंडिकुलर BC है 90 और ये भी 90 ही होगा बिकॉज परपेंडिकुलर है, ये भी दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो आपको 2 साइड्स इक्वल बतानी पड़ेगी। बहुत ही इजीली हो रहा है। ये जो फिगर है ना, इसको इमेजिन करो कि ये एक अलग ट्रायंगल है और ये एक अलग ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको मैं पहले ओरली सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ देख लो, ये ट्रायंगल दिया था ना, ये ट्रायंगल के मैंने 2 टुकड़े कर दिए यहाँ पे। ये ABD अलग से यहाँ पे बना दिया एंड ये ADC यहाँ पे बना दिया। दिख रहा है यहाँ पे AD दोनों ट्रायंगल में है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है ना साइड। ठीक है, अलग करेंगे तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों है सेम। दिख रहा है बीच में AD। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मैं प्रूव कर दूंगा कि ये 2 ट्रायंगल की मतलब इसकी और इसकी ये वाली साइड्स इक्वल है तो ये बन जाएगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग इसमें टेस्ट यूज करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। फिर अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
अब देखो यहाँ पे एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ऑलरेडी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज ये जो AD है ये BAC का बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं क्या एंगल का नाम? BAD बैड ना, तो एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला एंगल कौन सा है? CAD। करेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं ना आप लोग, CAD लिखा है मैंने। फिर ये जो साइड है AD, ये तो सेम है, तो मैं बोल सकता हूं AD कॉन्ग्रुएंट टू AD। क्यों? कॉमन साइड है, तो रीजन में कॉमन साइड लिख देंगे बाद में। एंड ये वाला जो एंगल है दिख रहा है दोनों जगह 90 है, तो ये भी 90 ये भी 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। हम लोग साइन एक ही साइड लिखते हैं लेकिन होता दोनों 90 है, ठीक है। तो ये भी 90 ये भी 90, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, दोनों 90 है। कौन सा टेस्ट हो गया? देखो ये एंगल साइड फिर एंगल ASA टेस्ट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ADB congruent to triangle ADC, ADB is congruent to triangle ADC। कौन सा टेस्ट? ASA टेस्ट। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ ओरली सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा लिखकर। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट और इनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। हमको एंगल्स में इंटरेस्ट नहीं, हमको साइड्स में इंटरेस्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, बोल सकता हूँ ना। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अब अगर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल हो गया? देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये भी इमेजिन करो कि है ही नहीं, सिर्फ ये पूरा ट्रायंगल देखो। अगर ये ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, दो साइड्स इक्वल होगी, तो वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो प्रूव कर दिया ना हमने। देखने जाए तो 1 2 3 4 5 लाइन का है, लेकिन हमको सब लिखना पड़ेगा, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, और उसमें हर एक जगह रीजन लिखेंगे। बट आपको समझ में आ गया क्या है? ये दोनों एंगल को स्प्लिट करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को स्प्लिट करके देखना है, इमेजिन करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, दिया है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, दिख रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो ये AD है ना, तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंड AD परपेंडिकुलर BC, ये भी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने क्या किया? इमेजिन किया कि ये दो अलग अलग ट्राइंगल है। मैंने आपको फिगर भी बना के बताया कि कैसे इमेजिन करना है। इन ट्राइंगल ADB, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल। हमको पता है कि ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, बैड इक्वल टू कैड। क्यों? बिकॉज ये AD बाइसेक्टर है BAC का। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। फिर मैं बोल सकता हूँ AD जो साइड है वो AD को कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज AD ये वाले ट्राइंगल में भी है एंड AD ये वाले ट्राइंगल में भी है, ठीक है। तो कॉमन साइड लिख दिया वहां पे। एंड ये वाला ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल देखो, ये ADB ये भी 90 एंड ADC ये भी 90, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो कौन सा टेस्ट हो गया? देखो ASA, यहाँ पे सेम ऑर्डर में लिखने का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो एंगल, फिर साइड, फिर उसके बाद एंगल, ASA टेस्ट। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ASA टेस्ट। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सेगमेंट ये वाला AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, CSCT लिख सकते हो आप। दिख रहा है करस्पॉन्डेंस? देखो A और B के साथ आया A और C, फर्स्ट थर्ड के साथ फर्स्ट थर्ड। ओके, अब सेगमेंट AB और सेगमेंट AC अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला ट्राइंगल क्या बन गया? ABC बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लिख दिया हमने देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इसमें हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है, ये तो 3.1 का ही क्वेश्चन होना चाहिए। टेस्ट यूज किए
ASA टेस्ट से प्रूव कर दिया और फिर ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, तो कुछ अंडरलाइन करने के लिए भी नहीं है कि कुछ नया किया। डन। सिर्फ ये याद रखना कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो वाला ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का स्पेलिंग भी देख लो, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। कर लिया कॉपी नोटबुक में? चलो 6th क्वेश्चन खत्म, 7th करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है इन फिगर 3.5, ये वाला जो है, सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। PR और PQ एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। शो दैट सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। ये PS जो है वो PQ से बड़ा है, ये प्रूव करना है। हमने याद है अभी 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें साइड दिया था और बोला था ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है और स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। ये सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक्चुअली 3 ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये एक बड़ा सा तीसरा ट्राइंगल, इसलिए कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा चांस है। पहले इसको ओरली सॉल्व करते हैं, ओरली सॉल्व करके फिर मैं आपको बताऊंगा इसको लिखेंगे कैसे। बहुत ही टाइम पास पपलू क्वेश्चन है ये। तो ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, ये मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। ये भी इग्नोर करो, ये वाला साइड भी मत देखो। आपको क्या चाहिए, सेगमेंट PS, ये वाला सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, इससे बड़ा है, ये बताना है आपको। लेट्स से ये वाले एंगल को नाम दे दिया आपने S और ये वाले एंगल को नाम दे दिया आपने Q, छोटा Q लेते हैं। ओके, आपको प्रूव करना है PS ग्रेटर देन PQ। PS के सामने कौन है, PS का सामने है एंगल Q एंड PQ के सामने कौन है, PQ के सामने है एंगल S। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, फिर आप बोल सकते हैं ना कि बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड होगा, इसलिए Q के सामने PS है इसलिए PS बड़ा होगा, S के सामने PQ है इसलिए PQ छोटा होगा। ग्रेटर एंगल वाला हमने जो यूज किया था सेम चीज यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ये प्रूव करने से अच्छा आप लोग ये प्रूव करेंगे Q ग्रेटर देन S। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। Q ग्रेटर देन S कैसे प्रूव करेंगे। अब ये Q और S यहाँ पे लेबल कर दो, ये वाले फिगर में ये है Q और ये है S। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एंगल क्या आएगा। अब इसको देखो ही मत, ये वाले पार्ट को इग्नोर करो, ये वाले पार्ट को फिर से मैंने हाइड कर दिया। अब देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये। तो अगर ये एंगल Q है तो ये भी एंगल Q बन जाएगा ना, बेस एंगल्स इक्वल होंगे ना, साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, ये एंगल भी बन जाएगा Q। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे Q लेबल कर देंगे, ये एंगल आ गया Q। ठीक है, हो गया अपना काम। और ये जो एंगल है ना, इसको नाम दे दो C। अब ये एंगल देख लो, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए ये साइड एक्सटेंड करके ये एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये क्या है, ये वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिस प्लस दिस होगा, दो एंगल का सम होगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या ये वाला जो एंगल है Q वो इससे तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू है इट इज दिस प्लस दिस, तो खाली ये एंगल अगर लिया तो ये इससे तो बड़ा ही होगा ना। एक्सटीरियर एंगल में हमने सीखा था, याद करो। ऐसे देखो Q, लेट्स से इसका नाम दे देते हो M, Q इज इक्वल टू S प्लस M, ये वाला ट्राइंगल उसके लिए ये एक्सटीरियर है तो इसका सम क्या होगा, रिमोट इंटीरियर एंगल S प्लस M। अब Q S और M दोनों मिला के बनता है, तो अगर मैं इसमें से M हटा दूं तो Q तो बड़ा होगा ना इससे। ओके, ये वाला एंगल ये इससे तो बड़ा ही होगा, हो गया ना प्रूफ। अगर Q ग्रेटर देन S है तो मैं बोल सकता हूं सेगमेंट PS ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। आया समझ में क्या किया। ये फिगर मैंने क्यों बनाया, आपको समझाने के लिए कि आपको क्या प्रूव करना है, Q ग्रेटर देन S प्रूव करना है। फिर आपने क्या किया, ये छोटू ट्राइंगल लिया, उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आया। ओके, फिर आपने ये एक्सटीरियर एंगल का यूज किया, ये ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है बाहर वाला एक्सटीरियर, दिस Q विल बी ग्रेटर देन S, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा ही होता है ना रिमोट इंटीरियर एंगल से। ये मैंने आपको सिखाया है, ये हमेशा बड़ा होता है, तो अगर ये बड़ा है तो अपना काम हो गया। आया समझ में। ये M लेबल करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। प्रूव क्या करना है, सेगमेंट PS ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। मैंने यहाँ पे ये वाले एंगल को X बोल दिया, ये एंगल को Y बोल दिया। इसको इमेजिन करो कि है ही नहीं,
अगर पी एस बड़ा है तो एक्स बड़ा होना चाहिए किससे, पी क्यू के सामने वाले एंगल वाई से। तो आपको एक्स ग्रेटर देन वाई प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने ये छोटू ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, इसमें हमको पता है ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड गिवन है, देयरफॉर दिस एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू दिस एंगल पी आर क्यू। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये एंगल भी हो गया एक्स। आया समझ में? अब आप बोल सकते हो ये जो एंगल है ना पी आर क्यू, ये पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी आर एस। इसके लिए एक्सटीरियर है ना, ये देखो एक्सटेंड करके बन रहा है ये वाले साइड को, ये वाली साइड को एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल तो रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा ही होता है, तो आई कैन से एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे लिखेंगे फॉर ट्राइंगल पी आर एस, ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर जो भी एक्सटीरियर एंगल है एक्स इज ग्रेटर देन ये वाला एंगल वाई। ये एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए आपको डायरेक्टली ये वाला लाइन लिखना है तो लिख सकते हो, एक्स वाई समझ में आ रहा है तो एक्स वाई ले लो, ठीक है। तो एक्स क्या है पी आर क्यू एंड वाई क्या है पी एस आर, ये वाला। बट हमको ये वाला एक्स चाहिए क्योंकि इसके सामने ये वाला साइड है, तो पी आर क्यू के जगह पे मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ बिकॉज ये लोग इक्वल है, तो इसको नंबर 1 दे दो यहाँ पे, और ये पी आर क्यू के जगह पे लिख दो एंगल पी क्यू आर, बाकी चीजें सेम, ये ग्रेटर देन पी एस आर सेम आ जाएगा नीचे। ओके, ये कहां से आया, इसके जगह हमने पी क्यू आर कहां से लिखा 1 से, तो यहां पे रीजन लिख दो फ्रॉम 1। हो गया काम, यही प्रूव करना था ना, पी क्यू आर ग्रेटर देन पी एस आर, यही प्रूव करना था। वो ट्राइंगल देखो एक बार फिर से, यहां पे आर था ना कहीं पे, तो पी क्यू आर ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन पी एस आर, यही प्रूव करना था। पी क्यू आर के सामने कौन है, साइड पी एस, और पी एस आर के सामने कौन है, साइड पी क्यू। तो अगर एक्स वाई से बड़ा है तो साइड पी एस या सेगमेंट पी एस भी सेगमेंट पी क्यू से बड़ा होगा। ओके, तो ऐसे लिख सकता हूं ना, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट साइड से बड़ा ही होगा। हेंस कॉमा प्रूव्ड, यही प्रूव करने बोला था उसने, तो हमारे फेवरेट वर्ड्स है हेंस कॉमा प्रूव्ड। ये हो गया हमारा काम, इजी था ना। तो ऐसे किया हमने इसको सॉल्व। यहां पे जो x ग्रेटर देन y लिखा है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में, नहीं लिखो क्योंकि ना हर जगह लिखना पड़ेगा लेट पी क्यू आर इक्वल टू एक्स, पी आर क्यू इक्वल टू एक्स, फिर इसका नाम y दिया तो लिखना पड़ेगा लेट पी एस आर बी इक्वल टू वाई, ये सब लिखना पड़ता है। नहीं लिखना है ना वो सब एक्स्ट्रा लाइन्स कौन लिखेगा, इसलिए एक्स वाला पार्ट में हटा रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको समझ जाएगा क्या किया है, फिगर में रहने दो एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन। ये भी हटा दिया यहाँ से, देख लो एक बार वीडियो पॉज करके, बहुत छोटा सोल्यूशन है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हमने, एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया ये वाला कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा ही होता है, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा। ये वाले की हमको ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए हम लोग ने नहीं यूज़ किया, ये वाले की ज़रूरत थी ना, इसलिए हम लोग ने यूज़ किया। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया ये वाला, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, 2 चीज़ें इसमें यूज़ की, और जो प्रूव करने बोला था वो हमने प्रूव कर दिया, इसलिए हेंस कॉमा प्रूव्ड। डन, कॉपी कर लो जल्दी से, नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन दिया है, इन फिगर 3.51, ये वाला फिगर, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये दिख रहा है बड़ा सा ट्राइंगल, सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी ई आर एल्टीट्यूड्स या ऑल्टीट्यूड्स, जो भी आप बोलते हो। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ये जो वर्टेक्स होता है उससे ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड्स। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, बी बन गया ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है, ए ई इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ए ई इक्वल टू बी डी मतलब ये इतना सा पार्ट जो है एंड ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये दोनों इक्वल है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई, ए डी मतलब ये वाला ए डी प्रूव करना है बी ई को कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, फिर एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट बाय CSCT, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ये वाला टुकड़ा अलग से बनाता हूँ, फिर ये वाला ट्राइंगल भी अलग से बनाता हूँ। तो कैसे दिखेगा देखो, तो ये ऐसा दिखेगा ना, यहाँ पे से ये टुकड़ा ABD, फिर ये वाला कैसा है देखो, ऐसे AEB, तो AEB अलग से बना दिया। अभी यहाँ पे देखो, इसमें भी AB है और इसमें भी AB है, तो ये दोनों साइड तो कॉन्ग्रुएंट आएंगे ही आएंगे, सेम ही है ना, दोनों सेम होंगे तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया, ऐसे थोड़ी ना कि अलग से है। ये AB दोनों के पास इस ट्राइंगल में भी था और यही AB ये वाले ट्राइंगल में भी था। एंड क्वेश्चन में दिया है A इक्वल टू BD, तो AE एंड BD भी इक्वल है। हम लोग पहले ओरली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये BD और ये AE ये भी इक्वल है, ओके। अब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। कैसे करेंगे प्रूव? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से हो सकता है ना। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या करना होता था, 90 डिग्री तो दिया होता था क्वेश्चन में। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देखो AB और यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों सेम है। एंड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, एस से एक साइड देखो, ये साइड और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट मतलब ये AD और ये BE कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा प्रूफ खत्म, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैं ये वाला ट्राइंगल जो है ना, इसको घुमा के इसके ऊपर डाल के बताता हूँ कि कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे रखूँगा, थोड़ा साइज में चेंज आएगा बिकॉज सॉफ्टवेयर वैसा है, बट ये समझ में आया, देखो ऐसे आएगा। तो ये A के ऊपर देखो क्या आ रहा है, A के ऊपर B आ रहा है और D के ऊपर E आ रहा है, और ये वाला A किस पे आ रहा है देखो। जब घुमा के ऐसे रखोगे तो ये वाला A B पे आएगा ना, तो ये दोनों ट्राइंगल एकदम एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को छुपा देंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है देखो, ये वाले ट्राइंगल में A लिया तो उसके बाजू वाले ट्राइंगल में क्या है, A के ऊपर कौन आ रहा है, B। फिर यहाँ पे D के ऊपर कौन आएगा, ये E, इसको घुमा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये E तो इसके ऊपर ही आएगा ना 90 डिग्री वाला। तो अगर ये वाले ट्राइंगल में D लिया तो बाजू वाले ट्राइंगल में क्या आएगा, E। फिर ये जो B है इसके ऊपर कौन आएगा, ये A आएगा ना, ऐसे घुमा के रखेंगे तो पूरा ट्राइंगल उसको छुपाना चाहिए। तो क्या है, B और B के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है A। तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे ट्राइंगल के, हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BEA, ओके। नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो ही आप करस्पॉन्डिंग अच्छे से कर पाओगे। इसलिए देखो लास्ट में जब आप CSCT करेंगे तो क्या आएगा, AD इक्वल टू BE, देखो फर्स्ट और सेकेंड AD और BE इक्वल आएंगे। करस्पॉन्डेंस यहाँ से वहाँ उल्टा सीधा हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। समझ में आया करस्पॉन्डेंस मैंने कैसे किया? मैंने इमेजिन किया कि ये दो ट्राइंगल, अगर मुझे ये ट्राइंगल को पूरा छुपाना है तो ये ऐसे घुमा के ए को इस पे लेके आना पड़ेगा ना, तो ही ये पूरा ट्राइंगल छुपेगा। ओके, आया समझ में? जिनको करस्पॉन्डेंस समझना है देखो, यहाँ पे मैंने ये वाले ट्राइंगल को ऐसे घुमाया तो ऐसे बन जाएगा ना, वो सब लेटर्स भी उल्टे हो रहे हैं लेकिन आपको समझ में आया ना, यही ट्राइंगल को घुमाया है। फिर मैं इसको इस पे खींच के लेके आऊँगा तो एग्जैक्ट देखो क्या होगा, ये बी जो है ये ए पे आ जाएगा, ये नीचे वाला ए बी पे आएगा और जो ई है वो डी के ऊपर आएगा। दिख रहा है? वो ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह छुपा देंगे। तो कैसे छुपेगा? ये बी ये ए पे आ जाएगा, ये ई ये डी पे आएगा और ये ए बी पे आएगा। करेक्ट? आया ना समझ में? पक्का? चलो, तो ये करस्पॉन्डेंस मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। अभी इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इन ट्राइंगल ABC AD एंड BE आर एल्टीट्यूड्स या ऑल्टीट्यूड्स। AD परपेंडिकुलर BC, देखो AD परपेंडिकुलर BC होगा, ऑल्टीट्यूड होगा इसलिए, एंड BE परपेंडिकुलर होगा AC। AE इक्वल टू BD भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है? सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। तो मैंने आपको बताया ये एक ट्राइंगल मैंने अलग बना दिया और ये वाला एक ट्राइंगल वो बनाया और उसको थोड़ा उल्टा घुमाया ताकि आपको समझ में आए। करस्पॉन्डेंस में मैंने आपको बताया कैसे लिखा मैंने। तो ट्राइंगल का नाम क्या देंगे? हम ट्राइंगल का नाम देंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, यहाँ पे देखो इसमें ADB लिया ना, A के बाद D, D के बाद B, तो इसमें क्या लेंगे? B के बाद E, E के बाद A, ट्राइंगल BEA। क्या क्या पता है हमको?
हम यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हमको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री है ही यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पे, देखो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, बी ए। देखो यहाँ पे ए बी लिखूंगा तो यहाँ पे बी ए लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा हाइपोटेन्यूज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज बी ए। रीजन क्या लिखेंगे, दोनों सेम है ना, ए बी और बी ए तो सेम है, ये एक्चुअल फिगर में ए बी और बी ए सेम है, तो आप लिखेंगे कॉमन साइड। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं फिगर इरेज कर दूंगा बाजू वाला। ओके, अभी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज लिख लिया, अब साइड देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है। ये वाले साइड का नाम देता हूँ बी डी, तो ये वाले साइड का नाम क्या देंगे, देखो यहाँ पे बी से डी, तो यहाँ पे ए से ई, तो मैं लिखूंगा साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए ई। कहाँ से मिला ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बी डी और ए ई, तो क्या लिखेंगे उसके बाजू में, हम बोलेंगे गिवन। ओके, और हमने बोला था कि हम राइट एंगल भी लिखेंगे। राइट एंगल कौन सा है, यहाँ पे मैं बोलूँ ए डी बी, ए के बाद डी, डी के बाद बी, तो इधर क्या बोलूँगा बी ई ए, एंड एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हैं, ईच इज 90 डिग्रीज। हो गया ना काम। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई ए। रीजन लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आपको क्या प्रूव करना था, ए डी और बी इक्वल। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल की सारी साइड्स एंड सारे एंगल इक्वल होंगे। 6 प्रॉपर्टीज होती है ना, 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट और 3 साइड कॉन्ग्रुएंट। ए डी देखो कहाँ पे, ए डी, यहाँ पे ए डी, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए बी ई। दिख रहा है, ए डी और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज सारे एंगल्स और सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बोलूँगा देयरफॉर सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई। ये साइड्स है ना, तो हम लिखेंगे सी एस सी टी। यही प्रूव करना था ना, सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई। तो हम यहाँ पे अपने फेवरेट वर्ड्स लिखेंगे, हेंस, कॉमा, प्रूव्ड और फुल स्टॉप। हो गया सॉल्यूशन, आया समझ में। एक बार सॉल्यूशन देख लो। ये पहले मैं ये इरेज करने वाला था लेकिन अभी इरेज नहीं कर रहा बिकॉज ये देख के आपको करस्पॉन्डेंस समझ में आया ना। रफ में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको घुमा के भी एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। तो ये हमने पूरा सोल्यूशन लिख दिया। आपको ये नहीं बनाना है तो मत बनाना, लेकिन करस्पॉन्डेंस एक बार अच्छे से देख लेना। डन, आया समझ में। क्या नया यूज किया हम लोगों ने इसमें, कुछ भी नया यूज नहीं किया, सिर्फ इसको जो स्प्लिट करके अलग से ट्रायंगल बनाना था ना, कंफ्यूज नहीं होना था इसमें। ये बड़े वाले ट्रायंगल का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हमने जो छोटे 2 ट्रायंगल लिए ना वही काम आए हैं हमको यहाँ पे। ओके, चलो कॉपी कर लो जल्दी से नोटबुक में। डन, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस करा दिए एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 हो गया खत्म। ओके, तो हमारे 4 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी 3.4 समझने में आसानी हो। बच्चों मैं ना सोल्यूशन थोड़े लंबे देता हूं ताकि जो बच्चे को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना, वो हर एक चीज़ मैं ट्राई करता हूं कि हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में एक्सप्लेन कर दूं। आपको हो सकता है वीडियो लंबा लगे, लेकिन एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आगे जाके कभी ऐसा लगेगा नहीं कि अरे ये लाइन सर ने कैसे लिखा, ये क्यों आया, क्योंकि मैं हर एक लाइन हर एक वर्ड एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओके, इसलिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही सोल्यूशंस देता रहूं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही 3.5 का सोल्यूशन आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।